Hello students, today we are going to start a new chapter 1 super senses। अब इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम अपने सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों के कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं, जैसे आइज, ईयर, टंग, नोज, स्किन। ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं। जैसे आइज होती है, आइज हमें हेल्प करती है देखने में, किसी भी चीज़ को देखने में। ईयर हमें किसी चीज़ को सुनने में हेल्प करते हैं। नोज़ हमें किसी चीज़ की स्मेल लेने में हेल्प करती है। हमारी टंग किसी चीज़ को टेस्ट लेने में हेल्प करती है। और जो हमारी जो स्किन होती है वो किसी भी चीज़ को फील करने में हेल्प करती है। तो ये सेंसेस हमें हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में। उसी तरीके से जैसे सेंसेस हमें हेल्प करते हैं, वैसे एनिमल्स के भी इसी तरह से सेंसेस होते हैं जो उन्हें ईजिली सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो लेट्स स्टार्ट। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? ऐसा कभी आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी, हो सकता है आपके साथ हुआ भी हो कि आप किसी प्लेग्राउंड पे या ओपन एरिया में कुछ खा रहे हो और एक ईगल उड़ती हुई आती है और आपके हाथ से रोटी लेकर चली जाती है। Next, you dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collect around it। कभी कभी क्या होता है, कोई कुछ भी हम मीठा खा रहे होते हैं वो हमारे से ग्राउंड पर गिर जाता है और आप देखते होंगे कुछ ही मिनट्स में वहाँ पर बहुत कुछ एंट्स आती है और उन्हें कलेक्ट करके ले जाती हैं। ऑब्जर्व किया होगा आपने कि कभी कभी चीज़ें गिर जाती है ग्राउंड पे और कितनी जल्दी से एंट्स आती है और है ना सब इस जो स्वीट थिंग्स है उनको लेकर चली जाती है। Next, as you walked softly past a sleeping dog, its ear shot up at once। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी आप बिल्कुल शांति से, अगर कोई डॉग सो रहा हो, बिल्कुल आराम से उसके पास से गुजरते हैं तब भी वो जाग जाता है। उसके जो ईयर है वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये किस लिए होता है? ये सब चीज़ें किस लिए होती है? ये उनके सुपर सेंसेस की वजह से। जैसे जो ईगल है, ईगल की जो साइट है, उसकी जो आई साइट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो उसकी वजह से वो बहुत ऊंचाई से, बहुत ऊंचे डिस्टेंस से वो इस चीज़ को देख लेती है और आपकी रोटी को लेकर चली जाती है। ऐसी जो एंड्स होती है उनकी क्या होती है, स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो वो कहीं से भी दूर से भी किसी भी स्वीट की स्मेल आती है उसको स्मेल के जरिए वो क्या वहाँ तक स्वीट्स तक पहुँच जाती है और उसे लेकर चली जाती है। और उसी तरीके से डॉग के बिल्कुल पास भी चले जाओ तो उसका जो हियरिंग सेंस होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो हल्की सी आहट से भी अपने आप को बिल्कुल एक्टिव कर लेता है। तो इस तरीके से और भी एनिमल्स हैं जिनके ये सेंसेस वर्क करते हैं, इसी तरीके से वर्क करते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में सोचना है और हमें बताना है। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स के अलग अलग सेंसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो हम लोग की तरह से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। कुछ एनिमल्स अपने जो प्रे है, अपने जो शिकार है उसको बहुत दूर से ही देख लेते हैं। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, उन्हें बहुत ही हल्की सी भी आवाज़ सुनाई दे जाती है। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ एनिमल्स अपने फ्रेंड्स को उनके स्मेल के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। द एनिमल वर्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। ये जो हमारे जो एनिमल वर्ड है वो इतने अलग अलग सेंसेस के, इनके अमेजिंग सेंसेस के का एग्जाम्पल है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिससे आप इजिली सरप्राइज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। कि जो एक एंट होती है, एक जो चींटी होती है, अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, कैसे पहचानती है। एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक जो एंट होती है वो क्या करती है, ग्राउंड पर जा रही है। इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। जब वो देखती है कि दूसरे साइड से कोई एंट का जो एक ग्रुप आ रहा है, जब उन्हें वो देखती है तो फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल।
तो जो उनकी जो ग्रुप की जो फर्स्ट एंट है, जो सबसे पहली एंट होती है, जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में है ना, आप लोगों में से एक स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिया जाता है और वो लाइन में सबसे आगे चलता है। उसी तरीके से एंट में भी क्या होता है, एक मॉनिटर होती है जो सबसे आगे चलती है। उसी तरीके से जो फर्स्ट एंट होती है वो जल्दी से अपने होल की तरफ जाती है। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। जो फर्स्ट एंट होती है वो क्या करती है, उस जो ग्रुप की जो एंट होती है उसको पीछे पीछे जाती है, उसे गार्ड करती है और उन्हें पहचानने की कोशिश करती है। अब ये स्पेशल थिंग होती है एंट्स में कि क्या होता है, जो फर्स्ट एंट होती है वो उसे सारे ग्रुप के उसके पीछे पीछे कैसे चलता है। वो क्या करते हैं, जो एंट होती है वो जब चलती है तो वो एक स्मेल छोड़ती जाती है ग्राउंड में। उसी स्मेल को सूंघते सूंघते सारी जो एंट्स होती है वो उसके पीछे पीछे चलती जाती है। सेम ऐसे ही होता है, सेम ऐसे ही जो एंट होती है वो अपने फ्रेंड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी स्मेल को लेकर वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये हमारी फ्रेंड है। So there are some questions also. So think and tell. How did the ant know that the other ants were not from its group? कि जो एंट होती है वो कैसे पहचानती है कि जो दूसरी एंट्स है वो इस ग्रुप की नहीं है। कैसे? अपनी स्मेलिंग पावर की वजह से वो ईजिली स्मेल करके ये पहचान लेती है कि ये जो एंट्स का जो ग्रुप है ये हमारा ग्रुप है या नहीं है, उनकी अपनी स्मेल के थ्रू से। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? जो गार्ड एंट होती है वो उस एंट को कैसे रिकॉग्नाइज करती है? स्मेलिंग पावर के थ्रू। वो स्मेल करती है जिसके थ्रू वो पहचान जाते हैं कि ये जो एंट है वो उस ग्रुप की है या नहीं है। नेक्स्ट इज ट्राई दिस एंड राइट। देयर इज ऑल्सो सम क्वेश्चंस। Drops of sugar, jaggery and anything sweet on the ground. Wait until these ants come there. हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी शुगर है, जैगरी मीन्स गुड़ है, या फिर और कोई भी दूसरी स्वीट्स ग्राउंड पर डालेंगे और देखते हैं कि वहाँ पर एंड्स आती है या नहीं आती है, उनका वेट करते हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम? एंड्स को वहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा? कुछ मिनट्स में वो वहाँ पर आ जाएंगे। कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होती है, कुछ मिनट्स कुछ टाइम लगता है उन्हें अपनी स्पेलिंग सेंस का यूज़ करके वहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लगता है, तो कुछ मिनट्स में यहाँ पर वो आ जाती है। डिड वन एंट कम फर्स्ट इन द ग्रुप एंड द एंट केम फास्टर? सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्रुप की एक एंट आती है वहाँ पर, या पूरा ग्रुप एक साथ आ जाता है? सबसे पहले एक एंट आती है वहाँ पर, जो उनकी जो मॉनिटर होती है वो एंट वहाँ पर आती है, वहाँ का पूरा वो देख कर जाती है सब सही है या नहीं है, सब चीज़ की वहाँ पर स्वीट है या नहीं है, फिर वो और सब एंट्स को लेकर वहाँ पर आ जाती है। What did the ants do with the food? वो एंट्स क्या करती है फूड के साथ में? वो एंट्स क्या करते हैं, फूड को कलेक्ट करते हैं और अपने होल की तरफ लेकर चली जाती हैं। Where do they go from there? वे लोग वहाँ से कहाँ जाती हैं? वे लोग वहाँ से अपने होल की तरफ जाती हैं। Do they move in a line? क्या वो एक लाइन में चलती है? तो क्या आ जाएगा? Yes, they move in a line. Next is, now carefully without harming the ants block their path for a while with a pencil. अब केयरफुली क्या करेंगे, हम किसी भी एंट्स को बिना हार्म पहुंचाए उनके जो पाथ है, उनके जो रास्ता है उसे ब्लॉक कर देंगे। किससे? एक पेंसिल के थ्रू हम उसे ब्लॉक कर देंगे। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो एंट्स है वो कैसे मूव करती है। हाँ, तो क्या होता है कि जब एंड्स जो होती है वो जब मूव कर रही होती है, अगर हम उसके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं तो वो उसी स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है। हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो एंड्स होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, अपनी जो फर्स्ट जो उनकी जो मॉनिटर एंट होती है उसको फॉलो करते हुए चलती है, उसकी स्मेल को लेते हुए चलती है। तो वो चाहे हम रास्ता ब्लॉक कर देते हैं उसके ऊपर से ओवरलैप करके भी रास्ते स्ट्रेट लाइन में वो चलती रहती है। सो many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. तो बहुत साल पहले से जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस चीज़ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो एंट्स होती है
जो एंड्स होती है वो जब मूव करती है तो वो ग्राउंड में एक स्मेल को छोड़ती जाती है और लीव करती जाती है, जिस स्मेल से जो बाकी की जो एंड्स होती है वो रास्ते को इजीली फाइंड आउट कर लेती है। So next question is, now can you guess why the ants behaved like that when they blocked their path? अब इसमें क्या पूछा गया है कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि जो एंट्स है वो इस तरीके का बिहेव करती है जब वो रास्ते को ब्लॉक करती है, वो कैसे क्यों करती है। तो जब आप किस्म के जो पाथ है उसको ब्लॉक करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा उस स्मेल के थ्रू वो आगे बढ़ती हुई जाती है। जब आप रास्ता ब्लॉक करते हो तो वो उसी स्ट्रेट लाइन में चलती है, क्योंकि वो क्या करती है, वो उसी जो स्मेल है उसी स्मेल को लेते हुए वो आगे बढ़ती है। तो अगर रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने रास्ते से भटक जाएंगे। लेकिन वो क्या करती है, स्मेल को लेते हुए चलती है, तो इसी वजह से वो उसको ओवरलैप करते हुए उसी अपनी स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहती है। नेक्स्ट इज, सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। कुछ जो मेल इंसेक्ट्स होती हैं वो अपनी फीमेल्स को उसकी स्मेल के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये जो सिल्क वॉर्म होती है, आई एम ए सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हर स्मेल। ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो अपनी फीमेल्स वॉर्म को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी स्मेल से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सो इसी तरीके से और भी इंसेक्ट्स होते हैं जो अपनी फीमेल्स को स्मेल के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं। सो नेक्स्ट इज, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। आप कभी जो मॉस्किटोज होते हैं, मॉस्किटोज ने आपको बहुत परेशान किया होगा, कभी आपने सोचा है कि वो आपको कैसे पहचानते हैं। तो इसके लिए क्या, मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड हीट ऑफ योर बॉडी। जो मॉस्किटोज होते हैं वो आपको आपकी बॉडी की स्मेल से पहचानते हैं। वो आपकी जो फीट है, फीट की जो सोल है उसकी स्मेल से पहचानते हैं और आपकी बॉडी की हीट से पहचानते हैं। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल। आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी डॉग जब बाहर घूमते हैं तो वो हमेशा क्या इधर उधर सब जगह सूंघते हुए चलते हैं। आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज़ सूंघने की कोशिश करते हैं। सो आंसर इज, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। तो जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स क्या करते हैं, अपने जब भी जाते हैं तो अपने एरिया को मार्क कर देते हैं, किससे, अपने यूरिन के थ्रू वो अपने एरिया को मार्क कर देते हैं। और वो इससे जब वो स्निफ करते हैं, जो सूंघते हैं, उससे ये पता लगाते हैं कि उनके एरिया में कोई और डॉग तो नहीं आया है। इसके वो, क्योंकि जब भी डॉग होते हैं वो अपने यूरिन और पॉटी के थ्रू अपने जो एरिया है उसको मार्क आउट कर देते हैं। और जब दूसरा जो डॉग आता है वो भी सेम चीज़ करता है तो वो इससे फाइंड आउट करता है कि कोई दूसरा डॉग उसके एरिया में तो नहीं आया। उसकी जो यूरिन है और उसकी जो पॉटी है उसकी स्मेल से वो इस चीज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो हर टाइम क्या, स्निफ करते रहते हैं। जब भी बाहर जाते हैं वो हर टाइम इधर उधर क्या करते हैं, सूंघते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट इज, राइट, इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। तो ये जो हमारे जो ह्यूमन बीइंग है वो जो स्मेल की जो ये पावर होती है, स्मेलिंग पावर होती है डॉग्स की, उसके सेंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हम लोग घर में एज अ पेट यूज़ करते हैं, तो कोई भी स्ट्रेंजर अगर हमारे घर में आता है तो ईजिली उसे स्मेलिंग पावर के थ्रू वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो हमारा फैमिली मेम्बर है या नहीं है। ये चीज़ स्ट्रेंजर हमारे घर में नहीं आ पाता। दूसरी चीज़ क्या होता है, पुलिस में डॉग्स क्या क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प करते हैं, या कहीं बॉम्ब्स हो तो बॉम्ब्स को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज, when do you find your sense of smell helping to you? List some examples like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. जब भी आपके जो स्मेल की जो सेंस होती है वो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है,
जैसे फूड होता है आपका जो फूड है, फूड को स्मेल करके पता लगाने की कि है ना वो अच्छा है या फिर वो जल गया है, इस तरीके से फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। और कैसे हेल्प करते हैं, जैसे कि कहीं से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, परफ्यूम की स्मेल आ रही है, वो अच्छी है या नहीं है, या फिर है ना आपकी मदर ने किसी ने जो फेवरेट फूड बनाया तो आपको दूर से ही उसकी स्मेल आने लगती है कि वो क्या बन रहा है, या फिर कहीं से जलने की महक आ रही होती है, कोई चीज़ ख़राब होने की महक आ रही होती है। तो इस सब चीज़ों में हमारी जो इस स्मेलिंग सेंस होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग देम। कुछ एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम बिना देखे ही उनकी स्मेल के थ्रू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से एनिमल, जैसे हमारे डॉग्स है, कैट है, काव है, बफेलो है, ऐसे और भी एनिमल्स होते हैं जिनको हम बिना देखे उनकी स्मेल के थ्रू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। Write the name of 5 things whose smell do you like and 5 things whose smell do you do not like। अब हमें यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक पूरी टेबल बनी है। टेबल में आपको क्या दिख रहा है कि इसमें एक तरफ तो क्या है, लाइक द स्मेल ऑफ, हमें यहाँ पे उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनकी स्मेल आपको बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ, हमें इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जैसे गार्बेज है या फिर ड्रेन है, इन सब की स्मेल क्या होती है, वहाँ पे जो स्मेल अच्छी नहीं आती तो उनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती होगी। तो यहाँ पे उन चीज़ों के नेम लिखने हैं जिनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है, इधर उन चीज़ों के नेम लिखने हैं जिनकी स्मेल आपको अच्छी लगती है। ओके, नेक्स्ट इज डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर। कि आपके और आपके फ्रेंड के आंसर सेम होंगे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक को क्या होती है, कभी कुछ चीज़ें कॉमन होती है, किसी को ही नहीं अच्छी लगती है ना, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है कि हर एक की जो पसंद है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, तो हो सकता है उसमें आपको डिफरेंट है। डू एंड फाइंड आउट। सो डू एंड फाइंड आउट हमें करना है, उसको फाइंड आउट करना है। From the smell of the clothes of your family members, can you say whom do they belong to? Try to recognize the clothes of any two members of your family in this way. अब हमें अपनी फैमिली मेम्बर्स के जो क्लॉथ्स हैं उनको स्मेल करना है और ये बताना है कि वो किसके हैं। आप कभी कभी क्या होता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के जो हम साथ में रहते हैं तो उनकी जो स्मेल होती है हम ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो उनके जो क्लॉथ्स के थ्रू हम उन्हें ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये किसके क्लॉथ्स हैं। ट्राई टू रिकॉग्नाइज द क्लॉथ्स ऑफ एनी टू मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली इन दिस वे। इसी तरीके से हमें अपने घर के जो 2 मेम्बर्स हैं उनके क्लॉथ्स को रिकॉग्नाइज करना है उनके क्लॉथ्स की स्मेल के थ्रू। तो ये आप लोगों को करना है, ठीक। नेक्स्ट इज वाई सो। Today Rajni had to go for some important work. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. आज जो रजनी है वो उसे किसी इम्पोर्टेंट काम से कहीं बाहर जाना था, तो उसने अपने 6 months के जो बेटा है उसका दीपक उसे अपनी सिस्टर सुशीला के यहाँ छोड़ दिया था। सुशीला हैज़ ऑल्सो अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के भी उसी एज की बेबी है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। अब ये बहुत ही फनी थिंग हो गई कि जो दोनों बेबीज हैं उन्होंने एक साथ ही पॉटी कर ली, एक ही टाइम पे पॉटी कर ली। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा स्कार्फ। उसने जो अपनी जो डॉटर है उसको बड़े अच्छे से खुशी खुशी क्लीन कर दिया, लेकिन जब उसने अपने सिस्टर के जो सन दीपक उसको वो क्लीन करने लगी तो उसने अपनी जो नोज़ है उसे दुपट्टे से या स्कार्फ से ढक लिया उसने। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, थिंक एंड डिस्कस। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? सुशीला ने जब दीपक की नैपी को चेंज कर रही थी, क्लीन कर रही थी, तो अपनी नोज को कवर कर लिया, लेकिन उसने जब अपनी डॉटर को नैपी क्लीन की तो उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका क्या होता है, रीज़न होता है कि जो अपनी वो डॉटर है, डॉटर की नैपी को वो रोज़
चेंज करती है, रोज़ क्लीन करते हैं उसे, तो वो क्या होता है, उसका जो डेली वर्क में आ गया, उसको इस स्मेल की क्या हो गई, हैबिट हो गई, उसको वो इसकी यूज टू हो गई। लेकिन जो दीपक है, दीपक तो उसके पास कभी कभार ही आता है, उसने मे बी कि फर्स्ट टाइम ही करे, तो उसकी जो स्मेल है, उसकी स्मेल से वो यूज टू नहीं थी, इसी वजह से उसने अपनी जो नोज़ है, अपनी नोज़ पर अपने दुपट्टा या स्कार्फ से ढक लिया। नेक्स्ट इज हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। हम जब गार्बेज के हीप के पास से गुजरते हैं तो हमें कैसा लगता है, हमें क्या लगता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। हम अपनी जो नोज़ है वो किसी हैंकरचीफ से या अपने जो दुपट्टे स्कार्फ से अपनी नोज़ को कवर कर लेते हैं। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। अब हम उन बच्चों के बारे में सोचेंगे कि वो जो बच्चे पूरा टाइम उसी गार्बेज पर वहाँ पर कुछ सामान को पिक करते हुए वहाँ पूरा टाइम स्पेंड कर देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रैक पिकर्स। वो रैक पिकर्स क्या होते हैं, वो उसमें से सब कुछ सामान को सर्च करते हैं और अपने बैग में वो डालते रहते हैं, तो उन्हें ये स्मेल नहीं आती। हम लोग तो तुरंत ही अपनी नोज़ को कवर कर लेते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है, ये क्या होता है, उनका डेली वर्क है, वो उस महक के, उस स्मेल के क्या हो गए, यूज टू हो गए, जिसकी वजह से वो रोज़ पूरा दिन वहाँ रहता है, लेकिन उन्हें उस स्मेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इस स्मेल के यूज टू हो गए। जैसे क्या, जो सुशीला हो गई थी, वो अपनी बेबी की नैपी को रोज़ चेंज करती थी, इसलिए उसकी जो स्मेल है उसकी वो यूज टू हो गई थी, लेकिन दीपक की स्मेल को यूज टू नहीं थी, इसलिए उसने कवर किया था। सेम वैसे ही यहाँ पर हुआ। इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे। एक जो स्मेल होती है वो हर एक के लिए अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच फील्स अबाउट इट, या फिर वो डिपेंड करता है कि वो इस बारे में क्या सोचता है। कभी जो स्मेल होती है वो हर एक के लिए अच्छी बुरी तो होती है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ स्मेल के हम यूज टू हो जाते हैं, तो इतना हमें उस स्मेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जितना मे बी कि दूसरे को पड़ता हो। तो ये डिपेंड करती है हर एक के ऊपर कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। Next, there are some questions also. Let's see. Write the name of a bird which has eye in front of its head, like in human. हम क्या, एक बर्ड का नेम बताना है जो जिसकी जो आइज़ है वो हेड के फ्रंट में होती है। जैसे हम लोगों की आइज़ हेड के फ्रंट में होती है, उसी तरीके से एक बर्ड का नेम बताना है जिसकी आइज़ क्या होती है, उसके हेड के फ्रंट में होती है, लाइक इन ह्यूमन्स की तरह। जैसे आंसर क्या होगा इसका, आउल। उल्लू जो होता है उसकी जो आइज़ होती है वो फ्रंट में होती है, जैसे हम लोग की आइज़ होती है फ्रंट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स विच हैव आइज़ ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। हमें ये बताना, हमें कुछ बर्ड्स के नेम बताने हैं जो जिनकी आइज़ होती है वो हेड के दोनों साइड होती है। वॉट इज़ द साइज ऑफ देयर आइज़ एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। जो आइज़ का जो साइज़ होता है वो उनके हेड के कंपेयर में कैसा होता है, क्या बड़ा होता है, छोटा होता है, ये हमें बताना। तो कुछ बर्ड्स हैं जिनकी आइज़ क्या होती है, हेड के दोनों साइड होते हैं। जैसे मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो आइज़ होती है वो हेड के दोनों साइड होते हैं, जैसे पिजन, क्रो, पैरट, डक, क्रेन, सबकी मोस्टली जितनी भी बर्ड्स होती है उनकी जो आइज़ होती है वो हेड के दोनों साइड होती है, एक्सेप्ट आउल। अब जो उनकी जो आइज़ होती है उनके हेड के अकॉर्डिंग क्या होती है, बहुत छोटी होती है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था कि जो उनकी द साइज ऑफ देयर आइज़ आर स्मॉलर देन द साइज ऑफ देयर हेड। उनकी जो आइज़ होती है वो उनके हेड के अकॉर्डिंग छोटी होती है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज़ ऑन ईदर साइड ऑफ हेड। मोस्टली जितने बर्ड्स होती है उनकी जो आइज़ होती है वो हेड के दोनों तरफ होती है। देयर आइज़ कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग एट अ टाइम व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज़ फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, जो उनकी जो आइज़ होती है हेड के दोनों तरफ होती है, तो इसका उन्हें क्या होता है कि वो दो चीज़ों पर एक ही टाइम पर फोकस कर सकते हैं, मीन्स कि दो चीज़ों को एक साथ वो देख सकती है। लेकिन जब वो बिल्कुल सामने देख रही होती है तो क्या होता है, उनका जो फोकस होता है हमेशा वो एक ही ऑब्जेक्ट पर होता है। दोनों आइज़ अगर एक ही ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो फोकस उनका एक ही ऑब्जेक्ट पर होगा और वो ईजिली रिकग्नाइज कर पाते हैं कि वो डिस्टेंस को ईजिली रिकग्नाइज कर पाते हैं कि वो चीज़ उससे कितनी दूर है। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बर्ड होती है वो अपनी नेक को बार बार मूव करती रहती है। डू यू नो वाई? आपको ऐसा लगता है क्यों होता है ऐसा? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव।
आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर बर्ड्स होती है उनकी जो आइज़ होती है वो फिक्स होती है और वो मूव नहीं कर पाती। इसमें सिंपल थिंग है, जैसे हम लोग की आइज़ है, हम लोग की आइज़ क्या करते हैं, मूव करती रहती है, हम अपने आसपास का ईजिली कवर अप कर लेते हैं, ईजिली देख लेते हैं। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उनकी आइज़ कैसी होती है, फिक्स होती है। वो उन्हें अपने आसपास चारों तरफ देखने के लिए अपनी नेक को मूव करना पड़ता है। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। इसी वजह से जो बर्ड्स हैं उन्हें अपने चारों तरफ देखने के लिए अपनी जो नेक है उसको मूव करना पड़ता है, क्योंकि उनकी आइज़ क्या होती है, वो फिक्स होती है और वो मूव नहीं कर सकती है। लुकिंग विद वन एंड बोथ आइज, जब वो एक आई से देखते हैं या फिर दोनों आइज से चीज़ों को देखते तब क्या होता है। क्लोज योर आइज, क्लोज योर राइट आई एंड कवर इट विद योर हेड। हमें क्या करना है, अपनी जो राइट आई है उसे क्लोज करना है या फिर उसे अपने हाथों से कवर कर लेना है। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट at some distance and ask him to do some action, wave hand, shake hand, etc. जब हम अपनी राइट आई को क्लोज कर लेंगे या कवर कर लेंगे, उसके बाद हम अपने फ्रेंड से कहेंगे कि वो हमारे राइट में आके खड़ा हो, हमने राइट साइड में आके खड़ा हो जाए, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हो जाए और उससे कहना है कि वो कुछ एक्शन करे, जैसे कि वेव हैंड, अपने हाथ हिलाना या शेक हैंड करना, कुछ भी ऐसे कोई भी एक्टिविटी करे। तो Could you see your friend's action without moving your neck? क्या आप अपने फ्रेंड के एक्शन को देख पाएंगे अपनी नेक के मूव बिना मूव करे? हम देख पाते हैं, क्योंकि जो हमारी आइज होती है वो ईजिली मूव कर पाते हैं, तो हम लोग एक आई से भी उसे ईजिली देख पाते हैं। Now try to look your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. अब हम क्या करेंगे, अपना जो हैंड है वो जो राइट से जो आई है उससे हटा लेंगे। हटाने के बाद हम अपनी दोनों आई से अपने फ्रेंड को देखेंगे बिना नेक को मूव करे। तो क्या आप उसके एक्शंस को देख पाएंगे? देखिए यस, हम उसके एक्शन को देख पाते हैं, क्योंकि और ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे हम दोनों आइज के थ्रू। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ लुकिंग विद वन और बोथ आइज? जब हम एक आइज से देखते हैं तो वो चीज़ हमें क्लियर तो हमें दिखती तो है, लेकिन हम उतनी शॉर्टी से हम नहीं देख पाते। लेकिन जब हम दोनों आइज से देखते हैं तो वो क्या होते हैं, हम उसे प्रॉपर डिस्टेंस से और बिल्कुल क्लियर हम देख सकते हैं। When a bird focuses both eyes on an object, it can estimate the distance. जब बर्ड क्या करते हैं, दोनों आइज से एक ऑब्जेक्ट को देखती है तो वो इजिली डिस्टेंस को एस्टिमेट कर लेती है। When its eyes focus on two different things, it increases its range of vision. लेकिन जब वो दो आइज से दो चीज़ों को देखते हैं, एक आइज से एक चीज़ को, दूसरी आइज से दूसरी चीज़ को देखते हैं, तो उनकी जो विज़न की जो रेंज होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स की ये स्पेशलिटी होती है, उनकी आइज़ की स्पेशलिटी होती है कि जब वो दो चीज़ों को एक साथ देख रही होती है तो उनका जो फोकस होता है, उनकी जो विज़न की जो रेंज होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल एंड अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। अब हमें क्या करना है, एक छोटी सी बॉल है उसे उछालना है, या फिर एक कॉइन है, कॉइन को उछालना है और उसे पकड़ने की कोशिश करनी है। ट्राई दिस विद बोथ योर आइज ओपन। पहले तो हम ये ट्राई करेंगे जब हमारी दोनों आइज ओपन होंगी तो हम इजीली कैच कर लेंगे, क्योंकि हम इजीली डिस्टेंस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। देन क्लोज योर वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। अब हमें क्या करना है, हमने अपनी एक आई को क्लोज करना है और फिर उसे कैच करने की कोशिश करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक आई से ईजिली डिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे और वो हमारे लिए ईजी नहीं होगा उसे कैच करना। मे बी हम उसे मिस भी कर दें, कैच करने में मिस भी कर दें, ये हो सकता है, क्योंकि हम ईजिली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे डिस्टेंस को। नेक्स्ट, इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आई इन प्लेस ऑफ योर ईयर। आपको इमेजिन करना है कि ये जो हमारी जो आईज है हमारे ईयर की जगह हो। जैसे आप यहाँ इधर पिक्चर में आप इजीली देख रहे होंगे कि आई की ईयर से क्या लग गए, आईज लग गई हैं। तो व्हाट वुड यू बी एबल टू डू दैट? तब आप क्या करोगे? विच यू कैन नॉट डू नाउ। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अब इसमें क्या है कि जो अगर हम अपनी आइज़ को अपने ईयर्स की जगह लगा लेंगे तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? ऐसा करने में हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, है ना। हम लोग है ना बर्ड की तरह एक्टिविटी करने लगेंगे कि जैसे बर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। हमें किसी भी चीज़ को देखने में अपनी नेक को बहुत बार मूव करना पड़ेगा, हमारा जो फोकस होगा
वो भी उतना अच्छा नहीं होगा जिस तरीके से हम लोग अभी चीज़ों को देख पाते हैं, उस तरीके से हम अपने वर्क को नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times एज फॉर वी कैन। जो कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे काइट्स है, ईगल है, वल्चर है, वो हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा डिस्टेंस से वो देख सकते हैं। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर what we can see from a distance of 2 meters। ये जो बर्ड्स हैं वो किसी भी चीज़ को 8 मीटर के डिस्टेंस से देख सकते हैं, और हम किसी भी चीज़ को 2 मीटर के डिस्टेंस से ही क्लियर देख पाते हैं, और ये लोग 8 मीटर के डिस्टेंस से बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। नाउ कैन यू गैस फ्रॉम वॉट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। आप कभी गैस कर सकते हैं कि जो ईगल होती है वो कितने स्काई से कितने डिस्टेंस से ग्राउंड पर पड़ी एक रोटी को देख सकती है। आपको रियलाइज़ नहीं होगा, यकीन नहीं होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1.5 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर। इतने डिस्टेंस से वो ईजिली ग्राउंड पर पड़ी हुई रोटी को देख सकती है। ओके, नहीं हो रहा ना शायद, लेकिन ऐसा ही है, वो इतनी ऊंचाई से ईजिली ग्राउंड पर पड़ी हुई चीज़ों को ईजिली देख सकते हैं। नाउ डू एनिमल्स सी कलर्स। क्या जो कुछ एनिमल्स है वो कलर्स को देख सकते हैं? यस, देख सकते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। एनिमल्स क्या होते हैं, उतने कलर्स को नहीं ऑब्जर्व कर सकते, रिकॉग्नाइज कर सकते जितने हम लोग कर लेते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। अब हमें देखना है कि ये कुछ चीज़ें हैं, उसमें कुछ एनिमल्स के बारे में भी बताया गया कि वो किस तरीके से कलर्स को बता पाते हैं या देख सकते हैं या नहीं देख सकते। फर्स्ट इज ह्यूमन ऑब्वियसली हम लोग तो सब कलर्स को देख सकते हैं, है ना। बर्ड्स भी सब कलर को देख सकते हैं। डॉग है, डॉग सब कलर्स को नहीं देख सकते। अब एंड्स है, एंड्स भी क्या है, सब कलर्स को नहीं देख सकते। एंड्स है, इंसेक्ट सब कलर्स को नहीं देख सकते हम। इसमें पिक्चर के थ्रू हम ईजिली देख, जो एंड्स होते हैं या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो 2 ही कलर को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ब्लैक एंड वाइट। डॉग है, डॉग कुछ कलर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, कुछ को नहीं कर पाता है। बर्ड्स भी सब कलर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और हम लोग तो कर ही लेते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। ये माना गया, ये बिलीव किया गया है कि जो एनिमल्स हैं जो दिन के टाइम जागते हैं वो कुछ कलर्स को देख पाते हैं। दोज एनिमल्स आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। और जो एनिमल्स रात में जागते हैं वो ब्लैक और वाइट कलर को ही देख पाते हैं, ब्लैक और वाइट कलर को ही ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। आए समझ में? फर्स्ट थिंग क्या है कि जो एनिमल्स दिन में जागते हैं वो एनिमल्स कुछ कलर को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जो रात में जागते हैं वो केवल ब्लैक एंड वाइट कलर को ही रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ना अब क्या हो गए हमारे, अब 2 चीज़ हो गई, हमारी नोज हो गई और हमारी आईज हो गई। ठीक, अब हम किसके पास आते हैं, अब हम ईयर के बारे में बात करेंगे। इन क्लास 4th वी रेड दैट वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर। हमने ये पढ़ा था, क्लास 4 में पढ़ाया गया था कि जो हम लोग बर्ड्स के जो ईयर है उन्हें हम ईजिली नहीं देख पाते हैं। दे ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स। उनके जो ईयर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, जो होल्स की तरह होते हैं और वो फेदर से बिल्कुल ढके हुए होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है। राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। हमें 10 एनिमल्स के नेम बताने हैं जिनके जो ईयर होते हैं वो हम इजिली देख पाते हैं, जैसे काउ, डॉग, कैट, एलिफेंट, लायन, टाइगर, ऑक्स है, बफेलो है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स हम लोग इजीली देख पाते हैं। नेक्स्ट है द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर आर बिगर देन आर ईयर्स। हमें कुछ एनिमल्स के नेम बताने हैं जिनके जो ईयर्स होते हैं हम लोगों से बड़े होते हैं, जैसे एलिफेंट है, डॉग है, कैट है। इन लोगों के जो ईयर है वो हम लोगों से बड़े होते हैं। काव है, बफेलो है, इन सब के ईयर्स क्या होते हैं, हम लोगों से बड़े होते हैं। नाउ थिंक, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल ईयर एंड देयर हियरिंग। क्या जो
एनिमल्स के जो ईयर का जो साइज़ है और उनकी जो हियरिंग, जो सुनने की जो पावर है, उसमें कोई लिंक होता है? यस, जो ईयर्स होते हैं जितने बड़े होते हैं उनकी जो हियरिंग पावर है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, ट्राई दिस। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। अब हम इस एक्टिविटी के लिए हम स्कूल में बिल्कुल शांत प्लेस पर जाएंगे। आप ये घर पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल शांत प्लेस पर जाएंगे। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। अब अपने फ्रेंड को कहेंगे कि वो आपके बिल्कुल पास में खड़ा हो जाए और कुछ बहुत ही हल्की आवाज़ में कुछ कहे। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। और आप उसे सुनने की कोशिश करेंगे, बहुत केयरफुली आप उसे सुनने की कोशिश करेंगे। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स। अब आप सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको वो हल्का हल्का सुनाई देगा, लेकिन बिल्कुल क्लियर सुनाई नहीं देगा। लेकिन जब हम अपने जो ईयर है, ईयर के पीछे अपने हैंड्स लगा लेंगे, जैसे पिक्चर में दिया है, अपने ईयर्स को बिल्कुल आगे की तरफ कर देंगे, तो तब क्या होगा? लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एंड सॉफ्टली एज बिफोर। अब हम उसी चाइल्ड से कहेंगे कि जैसे वो बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल प्यार से तब बोले, तो उसी तरीके से दोबारा बोले। तो इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर? आस्क योर फ्रेंड टू। अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमें तब ज़्यादा सही से सुनाई दिया था या अब ज़्यादा सही से सुनाई दिया। तो हमें जब हम अपने ईयर्स को बिल्कुल आगे की तरफ कर देंगे तो हमें तब ज़्यादा क्लियर सुनाई देगा, ठीक है? तब ज़्यादा हमारी जो साउंड होगी वो बिल्कुल शार्प होगी और वो से हम ईजिली सुन सकते हैं। ये सेम चीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर एंड से समथिंग। कैन यू हियर योर ओन वॉइस? अगर हम अपने हैंड्स को अपने ईयर पे रख लेंगे और तब कुछ बोलेंगे तो क्या आप अपनी वॉइस को सुन सकते हैं? यस, अपनी वॉइस को ईजिली सुन सकते हैं और बिल्कुल क्लियर वॉइस आएगी हम लोगों की। Next is sit near a desk. Tap your desk once with your hand. Listen carefully. Now put your ear on the desk as shown in the picture. Tap on the desk once again with your hand. Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? अब हम क्या करेंगे? हम डेस्क पे बैठेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे? डेस्क पर अपने हैंड से क्या करेंगे? टैप करेंगे, एक बार टैप करेंगे और उसे ध्यान से सुनेंगे। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। पहले तो हम सिंपल ऐसे टैप करेंगे, तब सुनेंगे, तब हमें सुनाई देगा। लेकिन जब हम उसके ऊपर अपने डेस्क के ऊपर अपने ईयर को रख देंगे, जैसे पिक्चर में है, जो बॉय है उसने जो ईयर है उसको डेस्क पर रख रखा है, उसी तरीके से हम पिक्चर को डेस्क पर रखेंगे। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन एंड विद योर हैंड लिसन अगेन। अब हम इस पर डेस्क पर दोबारा से टैप करेंगे, टैप करने के बाद हम उसे सुनेंगे। तो वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? तब क्या, जब हम दोबारा करें दोनों एक्टिविटी में, कौन सी में जो साउंड है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी? तो जो दूसरी वाली, जब उसमें हमने ईयर को डेस्क पर रख रखा है, उसमें हमें साउंड बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। नाउ दिस इज हाउ स्नेक्स हियर। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर विच यू कैन सी। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। अब क्या होता है, क्या स्नेक सुन सकते हैं? क्योंकि उनके तो कोई भी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, क्योंकि वो कोई भी ईयर हमें दिखाई नहीं देते, तो वो कैसे सुनते हैं? वो जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड के वाइब्रेशन को फील करते हैं, उसी के थ्रू वो मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इज साउंड्स एंड मैसेजेस। साउंड्स एंड मैसेजेस मीन्स कि जो साउंड्स के थ्रू, कुछ साउंड्स के थ्रू और एनिमल्स को मैसेजेस सेंड करते हैं। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, अलग अलग साउंड निकाल कर अलग अलग साउंड के थ्रू और एनिमल्स को कुछ मैसेजेस देते हैं। सो फर्स्ट वन इज हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्न्स अदर्स of danger like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. अब जब लंगूर क्या होते हैं, बहुत ऊंचे ट्रीज पर तो चढ़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को डेंजर के बारे में वार्न कर देते हैं। जैसे कि कोई टाइगर आ रहा है या कोई लेपर्ड आ रहा है, उसको बता देते हैं, अलग साउंड निकाल कर, और एनिमल्स को वार्न कर देते हैं कि कोई टाइगर आ रहा है या फिर कोई लेपर्ड आ रहा है उनको शिकार करने के लिए। या जो लंगूर होते हैं, इसके लिए वो एनिमल्स को
वार्निंग कॉल देते हैं, अलग साउंड में साउंड निकाल के उन्हें वार्निंग कॉल देते हैं। नेक्स्ट इज बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। बर्ड्स भी क्या करती है, वो डेंजर से वार्न करने के लिए अलार्म कॉल देती है। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर। कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, अलग अलग डेंजर के लिए अलग अलग टाइप के साउंड्स को निकालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। वो जैसे सिचुएशन है, जैसे कोई भी एनिमी है वो स्काई की तरफ से आ रहे हैं तो उसके लिए वो अलग वार्निंग कॉल देती है और अगर कोई ग्राउंड से आ रहा है तो उसके लिए अलग वार्निंग कॉल देती है, अलार्म कॉल देती है, और उसके लिए अलग अलग साउंड्स का यूज़ करती है। नेक्स्ट इज फिशेस गिव अलार्म बाय द इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिशेस क्या होती है, वो अलार्म कॉल किसके थ्रू देती है, अपने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू वो अलार्म कॉल देती है। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि जब कोई अर्थक्वेक आता है या कोई स्टॉर्म आता है, वो आने वाला होता है, उसी से पहले वो अलग टाइप से बिहेव करने लगते हैं। जैसे कि पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर। कुछ जो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो एनिमल्स के इन बिहेवियर को ईजिली ऑब्जर्व करते हैं। जब कोई डेंजर होता है तो वो अलग अलग टाइप से बिहेव करने लगते हैं, इस चीज़ को वो ईजिली ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, in December 2004 few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed that animals behaving in a different manner. अब 2004 में दिसंबर 2004 में कुछ ट्राइब्स है जो फॉरेस्ट में रहते हैं, अंडमान आइलैंड के जो फॉरेस्ट में कुछ ट्राइब्स रहते हैं, उन्होंने नोटिस किया कि जो अचानक से जो एनिमल्स का बिहेवियर कैसा हो गया, चेंज हो गया। दे गैस सम डेंजर। उन्होंने सोचा कि जब एनिमल्स का जो बिहेवियर वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है, वो डेंजर को शो कर रहा है कि कुछ खतरा होने वाला है, आने वाला है। सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड। तो वो अचानक तुरंत ही वो आइलैंड के किसी सेफर पार्ट पर चले गए, सेफ पार्ट पर चले गए, जिससे वो डेंजर से बच सके, जो भी चीज़ आ रही है उससे वो बच सके। सून आफ्टर द आइलैंड वर हिट बाय द सुनामी बट दीज पीपल वर सेव्ड। उसके थोड़े टाइम बाद जो आइलैंड पर सुनामी आ गया और वो पीपल जो जिन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, एनिमल्स के बिहेव को ऑब्जर्व किया, वो लोग उससे बच गए। नेक्स्ट इज डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। डॉल्फिन्स भी अलग अलग साउंड देती है, मैसेजेस अलग देने के लिए अलग साउंड्स का यूज़ करती है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात को माना है कि जो एनिमल्स होते हैं, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, उन्हें उनकी अपनी अलग अलग स्पेशल लैंग्वेज होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे डॉग्स हैं, उनके जो स्ट्रीट, जैसे हमारे जो पेट डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, कभी कभी क्या करते हैं, एक साथ वो बाग करते हैं या फिर, है ना, और कभी कभी अलग अलग तरीके से बात करते हैं, उनके अलग अलग तरीके की साउंड्स होती है, या वो बॉर्न करते हैं, जो भी करते हैं उनके अलग अलग उनकी लैंग्वेज होती है। वो ईजिली वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ पाते हैं। ऑब्जर्व करिएगा एनिमल्स को, आप इजीली समझ पाएंगे कि वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के साउंड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल। क्या आप कुछ एनिमल्स के साउंड को ईजिली समझ जाते हैं, वो कौन कौन से एनिमल्स है, डॉग है, काऊ है, कैट है, उनके साउंड्स को हम ईजिली दूर से बहुत ही ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, है ना। सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वन। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, हमारी लैंग्वेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ जाते हैं, वो कौन कौन से एनिमल्स हैं। मोस्टली जो पेट एनिमल होते हैं, जैसे डॉग है, काऊ है, कैट है, ये सब क्या होते हैं, ईजिली हम लोग के साथ में रहते हैं, ईजिली वो हम लोग की लैंग्वेज को समझने लगते हैं, साथ रहते हुए वो हम लोग की लैंग्वेज को ईजिली समझने लगते हैं। नेक्स्ट इज से इट विथ साउंड। Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. जिस तरीके से birds होती है, dolphins होती है, वो अपनी मैसेज को देने के लिए अलग अलग टाइप के साउंड्स का, अपनी लैंग्वेज का यूज़ करती है, उसी तरीके से रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड विद ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। उसी तरीके से आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है, साउंड के थ्रू बात करनी है, कोई भी वर्ड का यूज़ नहीं करना है। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल। आपको कब और कैसे अलार्म कॉल का यूज़ करना है।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम, जैसे कि जो कोई टीचर है वो क्लासरूम में आ रहा है तो आप अपने स्टूडेंट्स को वार्न कर सकते हैं। अलग टाइप के अलार्म कॉल का यूज़ करके आप सब स्टूडेंट्स को वार्न कर सकते हैं कि वो चुपचाप जाके बैठ जाए सीट पे, क्योंकि टीचर आ रही है ना। तो इस तरीके से आप अलार्म कॉल का यूज़ कर सकते हो, अलग अलग साउंड्स का यूज़ करके आप औरों को वार्न कर सकते हो और स्टूडेंट्स को और सबको वार्न कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्लीपिंग वेकिंग। Some animals go into a long deep sleep in certain seasons. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं वो लंबे और डीप स्लीप पे चले जाते हैं, अलग अलग सीजन में चले जाते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं। वो क्या जाए डीप स्लीप पे चले जाते हैं। देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, और इसी वजह से वो कई कई मंथ्स तक वो दिखाई नहीं देते हैं। इसका एग्जाम्पल है लिजर्ड। लिजर्ड क्या होता है, विंटर सीजन में, कोल्ड सीजन में बिल्कुल छुप जाती है, वो दिखाई नहीं देती है, वो हाइबरनेशन पे चले जाते हैं। पूरे विंटर सीजन वो हाइबरनेशन पे चले जाते हैं, डीप स्लीप पर चले जाती है। You have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? आपने नोटिस भी किया होगा कि जो lizards होती है वो उसे आप कोल्ड सीजन में नहीं देख पाते हो। Where do you think they have gone? आपको क्या लगता है कि वो कहाँ पर चली जाती है? वो जैसे कि आपके घर में क्या होता है, ट्यूब लाइट्स होती है उसके कवर के पीछे चली जाती है, या फिर बिल्कुल या किसी डार्क प्लेस पर चली जाती है जहाँ पर आप उसे इजीली फाइंड आउट ना कर पाओ और वो डीप स्लीप पर चली जाए, तो आप उन्हें ऐसी जगह पे इजीली फाउंड कर पाओगे। नेक्स्ट इज स्लोथ। अब हम स्लोथ के बारे में पढ़ेंगे। स्लोथ क्या होता है? इट्स लुक लाइक अ बियर बट इज नॉट। ये बियर की तरह लगता है लेकिन वो बियर नहीं है। इट इज़ अ स्लोथ। वो क्या होता है, एक स्लोथ होता है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। वो अपने पूरे दिन के 24 आवर्स के 17 आवर्स केवल सोने में ही स्पेंड कर देता है, और वो क्या करता है, ट्री की ब्रांच पर लटक जाता है, लटक कर उल्टा लटक कर वो 17 आवर्स तक वो सोता ही रहता है। द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। जो स्लोथ होता है वो जिस ट्री पर रहता है उसी ट्री की लीव्स को खाता रहता है और वो 17 आवर्स तक सोता रहता है। इट्स हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। इसके अलावा उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्हेन इट हैज़ ईटन enough leaves from that tree it moves to the nearby tree। और जब वो इस ट्री की, जिस ट्री पर वो रह रहा है, उसकी अच्छी खासी लीव्स को खा चुका होता है, उसके बाद जब वो उससे बोर हो जाता है तो वो क्या करता है, आप पास के दूसरे ट्री पर चला जाता है। Sloth live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees। स्लोथ का जो लाइफ स्पैन होता है वो 40 आवर्स का होता है और इस टाइम पर वो केवल 8 ट्रीज के आसपास वो अपना पूरा लाइफ स्पैन फिनिश कर देता है। वंस अ वीक इट कम डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। और वो वीक में एक दिन वो ट्री से नीचे उतरता है अपने आप को रिलीव करने के लिए, अदरवाइज वो ट्री पर रहता है, उसकी लीव्स खाता है और वो उल्टा लटक कर 17 आवर्स तक सोता रहता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 24 आवर्स का एक सर्कल बना है, उसमें वो शो कर रहा है कि जो एनिमल्स है वो 24 आवर्स में कितना स्लीप करते हैं। टाइम फॉर विच स्लोथ इज अवेक। वो टाइम जिसमें वो केवल जागता है वो कितने आवर्स का होता है, ओनली 6 आवर्स का होता है, 6 to 7 आवर्स का होता है। आपने देखा होगा क्लॉक की तरह बना है, 24 आवर्स की क्लॉक है और एक ट्रायंगल क्या शो कर रहा है, 2 आवर्स को शो कर रहा है। तो if you were to show the sloth's daily routine, sleeping or waking, in a 24-hour clock, this is what the clock would look alike। अब ये क्या होता है, ये स्लोथ का जो डेली रूटीन है, स्लीपिंग और वेकिंग का जो रूटीन है वो शो कर रहा है 24 आवर की क्लॉक में। इसमें दिखा रहा है कि वो कितने घंटे सोता है और कितने घंटे वो जागता है। ये जितना भी डार्क पार्ट है वो क्या शो कर रहा है कि वो इतने टाइम वो सोता है, और जो दूसरा पार्ट है जिसमें वो डार्क नहीं है वो केवल ये शो कर रहा है कि इतनी देर वो केवल जागता है, मीन्स कि 18 आवर्स वो सोता है और बाकी के 6 आवर्स वो जागता है। नेक्स्ट इज हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर। विंटर में जो आप है ना
लिजर्ड का जो टाइम है, क्लॉक में जो टाइम है वो कितना शो करेंगे, आप ये पूरा जो 24 आवर्स है उसे डार्क कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे विंटर टाइम में वो डीप स्लीप पे चली जाती है, तो आप इसे 24 आवर्स का पूरा डार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, या नीचे कुछ एनिमल्स का स्लीपिंग टाइम दिया है। राइट बिलो ईच पिक्चर ऑफ हाउ मेनी आवर्स ऑफ अ डे दैट एनिमल स्लीप। हमें बताना है इन पिक्चर्स को देखकर कि वो डे में, पूरे दिन में वो कितने टाइम तक वो सोते हैं। सो काव, काव में क्या है, 2 ट्रायंगल्स फिल है, तो इसका मतलब क्या है 4 आवर्स तक वो सोता है। पाइथन, पाइथन कितने आवर्स तक सोता है, पाइथन सोता है 18 आवर्स। जिराफ, जिराफ 2 आवर्स। एंड कैट, कैट 12 आवर्स। इतने घंटे पूरे दिन में, इतने घंटे वो केवल सोने में स्पेंड कर देते हैं। नेक्स्ट, when you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. आपने अलग अलग एनिमल्स को देखा होगा, आप उनको देखकर आपके जो माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, आपको उन क्वेश्चंस के कुछ भी जो आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी है उसके बारे में आप 10 क्वेश्चंस की आप एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनानी है यहाँ पर आपको, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक टाइगर दिखाई दे रहा है, उसमें उनके सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। जो टाइगर होता है वो रात के टाइम में हमारे से कई गुना ज़्यादा अच्छे से देख सकता है, उसकी आईसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, कब, रात के टाइम पे। Next is, the tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movement of vibration in air. जो टाइगर के जो whiskers होते हैं, जो मूछें होती है, आपने देखा होगा फेस पे लंबे लंबे बाल होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और वो एयर की जो वाइब्रेशन है या फिर जो मूवमेंट है, एयर के जो मूवमेंट है उसको ईजिली सेंस कर पाता है, ईजिली पता लगा लेता है। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। और ये जो विस्कर्स होते हैं इसके, वो जो टाइगर है, टाइगर को रात के टाइम पे डार्क में, अंधेरे में मूव करने में और उसके प्रे को, शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. जो टाइगर का जो सुनने की जो सेंस है वो बहुत शार्प होती है, वो ईजिली डिफरेंस लगा लेते हैं कि जो कोई एनिमल है वो लीव्स पर चल रहे हैं, वो जो लीव्स की जो रसलिंग या हिलने की आवाज़ है, या फिर कोई एनिमल है वो किसी ग्रास पर मूव कर रहा है, वो ईजिली इस चीज़ को डिफरेंस लगा लेते हैं। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। जो टाइगर का जो ईयर है वो ईजिली डायरेक्शन, मतलब कि जो कोई भी आवाज़ है, कोई भी साउंड है, वो किस डायरेक्शन से आ रही है वो ईजिली रिकग्नाइज कर लेते हैं, और वो किसी भी साउंड को, अपने चारों तरफ किसी भी साउंड को ईजिली पता लगा लेते हैं कि ये साउंड किधर से आ रही है। नेक्स्ट इज, टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस. It can also roar or snarl. Its roars can be heard up to 3 kilometers away. जो टाइगर है, टाइगर क्या करता है, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग साउंड्स निकालता है। जैसे कि उसे जब वो गुस्सा होता है तो वो अलग टाइप से साउंड निकालता है, या फिर जब उसे अपने टाइग्रेस को कॉल करना होता है, बुलाना होता है, तो वो अलग तरीके के साउंड का यूज़ करता है। और जब वो रोर करता है, स्नल करता है, वो रोर भी करता है, स्नल भी करता है, और इसकी जो रोर होती है वो हमें 3 किलोमीटर दूर से भी सुनाई दे जाती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स. जो टाइगर होता है उसका अपना एरिया होता है जो कई किलोमीटर तक का होता है. टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. टाइगर अपने एरिया को अपने यूरिन से मार्क कर लेते हैं, मार्क आउट कर देते हैं अपने एरिया को कि ये हमारा एरिया है. अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन. जो एक टाइगर होता है वो
ईजिली पता लगा लेता है कि ये जो एरिया है वो दूसरे टाइगर का है। कैसे पता लगाता है? उसके यूरिन की स्मेल के थ्रू वो पता लगा लेता है कि हम जिस एरिया में, वो किसी दूसरे टाइगर का एरिया है या फिर हमारा ही एरिया है। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू द अनदर टाइगर्स एरिया। टाइगर होता है वो अवॉइड करता है दूसरे टाइगर के एरिया में जाने से, वो मोस्टली अवॉइड ही करता है। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। टाइगर सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल में से एक है। एंड येट टुडे टाइगर आर इन डेंजर। और आजकल क्या होता है, टाइगर क्या वो डेंजर में है। वॉट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल। अब आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से डेंजर्स हैं जंगल में जो टाइगर को है? जैसे कि क्या हो रहा है आजकल तो जंगल क्या बहुत ज़्यादा कट हो रहे हैं, तो उनके रहने की जगह वो नहीं रही है, इस वजह से उन्हें सिटी एरिया में आना पड़ रहा है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो वहाँ पर जो हंटर्स है वो आके उन्हें मार देते हैं। उनकी जो स्किन है या फिर जो बॉडी ऑर्गन्स है उनको सेल करके वो अच्छे पैसे कमाते हैं, लेकिन उससे क्या करें, उसके लिए वो उन एनिमल्स को, उन टाइगर्स को किल कर देते हैं। कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी थ्रेट टू एनिमल? हाउ? क्या एनिमल्स के लिए जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक थ्रेट है, एक खतरा है? कैसे? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो क्या करते हैं कि उन टाइगर्स को, उन एनिमल्स को मार देते हैं, उनके अलग अलग ऑर्गन्स का यूज़ करके, उनके बॉडी के पार्ट्स का यूज़ करते हैं और उन्हें वो सेल कर देते हैं, उसके लिए उन्हें उसे मारना पड़ता है। और जो उनके जो बॉडी पार्ट्स एनिमल्स के बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो वो उससे बहुत ज़्यादा मनी तो अर्न कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उन्हें एनिमल्स को मारना पड़ता है। तो ये ह्यूमन बीइंग होते हैं वो एनिमल्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो डैम्स है या फिर ना रेजिडेंट प्लेस है या फिर और चीज़ों के लिए जो धीरे धीरे क्या होता है फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, जिससे फॉरेस्ट का एरिया कम होता जा रहा है और उनका जो होम है, जंगल क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स का होम होता है, और धीरे धीरे उनका जो होम है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट वाली बात हो गई। Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? Elephants are killed for their tusks, rhinoceros for their horn, tiger, crocodile and snake for their skin. क्या आपको पता है कि जो एनिमल है उन्हें मार दिया जाता है और उनके जो पार्ट्स हैं उन्हें सोल्ड कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। जैसे एलिफेंट को मारा जाता है किसके, उसके टस्क के लिए, राइनोसॉर्स को उनके हॉर्न के लिए, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक्स को उनकी स्किन के लिए मार दिया जाता है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सैंड फ्रॉम इट्स मस्क। जो मस्क डियर होता है, मस्क डियर क्या होता है, जो कस्तूरी मृग जिसे बोलते हैं, वो उन्हें मार दिया जाता है उनकी मस्क के लिए, जिससे वो उसे सेंट की तरह यूज़ कर सकें। उससे थोड़ा सा सेंट मिलता है जिसकी वजह से वो मस्क डियर को मार देते हैं। पीपल हु किल एनिमल आर कॉल्ड हंटर और पोचर। वो लोग जो एनिमल्स को किल करते हैं उन्हें हम हंटर या पोचर कहते हैं, हंटर और पोचर कहते हैं। The number of tigers and many other animal in our country is reducing. जो हमारी जो कंट्री में टाइगर और जो दूसरे एनिमल है वो क्या धीमे धीमे उनकी जो काउंटिंग है वो कम होती जा रही है। There is a danger that some of them will soon disappear. और ये बहुत बड़ी खतरे वाली बात है कि धीमे धीमे कुछ एनिमल्स का बिल्कुल डिसअपियर होने जा रहे हैं। To protect the animals, our government has made some forest as protected areas. Some of them are the Jim Corbett National Park in उत्तराखंड एंड गाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इसी वजह से उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड एरियाज, फॉरेस्ट को एज ए प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया है, जिसमें क्या होता है जैसे कि जिसमें वो ईजिली उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको सेव कर सके। इससे फॉरेस्ट भी सेफ रहते हैं और एनिमल्स भी सेफ रहते हैं। जैसे कुछ है, जैसे जिम कॉर्बेट पार्क है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क है, राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे घाना नेशनल पार्क है। ये इस तरह से बना दिए गए, रिजर्वायर बना दिए गए जहाँ पर एनिमल्स को बिल्कुल सेफ रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वहाँ पर कोई भी हंटिंग नहीं कर सकता है, उनका कोई किल नहीं कर सकता कोई। वहाँ एनिमल्स को ये सब करना बिल्कुल कानून में अपराध है, वहाँ ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। यहाँ पर कोई भी एनिमल्स को ना हंट कर सकता है, ना ही जंगल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहाँ पे कोई ट्री भी कट नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रॉपर गवर्नमेंट एरिया हो जाता है जिसमें एनिमल्स को और ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता है।
फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। हमारे इंडिया में और कौन कौन सी जगह पर नेशनल पार्क है। जैसे कान्हा नेशनल पार्क है, ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और सबसे पहला नेशनल पार्क है। जो वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कौन सा, कान्हा नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। जिम कॉर्बेट में सबसे पहला नेशनल पार्क है जहाँ पर टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की जो बर्ड्स होती हैं वो आती हैं। और भी बहुत सारे, परियार नेशनल पार्क है, या और इसी तरीके से बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो पूरी इंडिया में, जहाँ पे अलग अलग एनिमल्स को रखा जाता है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क में मस्ट डियर को सेफ रखा जाता है ना। वो काजीरंगा में वन हॉर्न राइनोसोर्स को सेफ रखा जाता है और कंचनजंगा में मस्ट डियर को सेफ रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी तरीके से और भी नेशनल पार्क है जहाँ पे अलग अलग एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट ए रिपोर्ट। अब इन नेशनल पार्क के लिए आपको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और एक रिपोर्ट बनानी है। अब वॉट वी हैव लर्न, आपने क्या पढ़ा। हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर पुट देयर हैंड ऑन देयर एरिया ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग। आपने नोटिस किया होगा कि जो सिंगर्स है वो जब गाते हैं तो एक अपने ईयर पे हाथ रख लेते हैं। वाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस। आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जिससे वो ईजिली अपनी साउंड को सुन सके। जब हम दोनों हाथ पे रखते हैं, दोनों कानों पे हाथ रखते हैं तो क्या होता है, हमें ईजिली अपनी साउंड सुनाई देते हैं। जब वो एक हाथ पे, वो एक कान पर अपना हाथ रखते हैं तो वो क्या होता है, उन्हें ईजिली अपनी वॉइस सुनाई दे जाती है। वो ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि वो कैसा गा रहे हैं, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। गिव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट में हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं एनिमल्स के जिनकी बहुत अच्छी सेंस ऑफ साइट होती है, देखने की पावर बहुत अच्छी होती है, हियरिंग की पावर बहुत अच्छी है और स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। जैसे ईगल है, ईगल की सेंस ऑफ साइट बहुत अच्छी है, हियरिंग की और स्मेलिंग की। डॉग है, एंड्स है, टाइगर है, इन सब की ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो आप इनमें किसी भी एनिमल का नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज लेट्स मेक अ पेपर डॉग। अब हमें यहाँ पे पेपर डॉग बनाना है। ये पूरा ये दिया है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेपर डॉग को ईजिली बना सकते हैं। इसके थ्रू आप है ना पेपर स्ट्रिप लेंगे, उसमें 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से आप कट लगाएंगे। कट को आप जोड़ते जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक पेपर डॉग बन जाएगा। आप जैसे ये इस तरीके से आप ये पढ़ें, उस तरह से इसे बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर तो फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। So now student, let's discuss the exercises of this chapter. So first is fill in the blanks. First one is animals have different senses. जो animals होते हैं उनके अलग अलग senses, अलग अलग strong senses होते हैं जो बहुत ज़्यादा strong होते हैं, है ना। The animal world is full of example of amazing senses. सेकेंड इज द एनिमल वर्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। जो एनिमल वर्ड है उसमें सेंसेस के आपको अमेजिंग एग्जाम्पल अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज सिल्कवॉर्म कैन ईजिली रिकॉग्नाइज हिज फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स बाय हर स्मेल। जो सिल्कवॉर्म होता है वो अपनी फीमेल वॉर्म को ईजिली उसके स्मेल के थ्रू ईजिली रिकॉग्नाइज कर लेता है। फोर्थ वन इज सम बर्ड्स हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ देयर हेड। कुछ बर्ड्स होती हैं जिनकी जो साइड्स होती, उनकी जो आईज होती है वो हेड के दोनों साइड तरफ होती है। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर फीट। जो मॉस्किटोज होते हैं वो आपकी फीट की स्मेल से आपको पहचान लेते हैं। इट इज ट्रू। सम बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर। कुछ जो बर्ड्स होती है वो तो जब अलग अलग टाइप के जो डेंजर होते हैं उनके लिए अलग अलग साउंड्स निकालती है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। इट इज़ वेरी इजी टू किल एनिमल इन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में एनिमल को किल करना बहुत इजी है। ये होगा फॉल्स। वहाँ पे बैन होता है नेशनल एनिमल्स को और ट्रीज को हार्म पहुँचाना वहाँ पर बैन होता है।
नेक्स्ट इज अ टाइगर्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। तो टाइगर का जो रोर है, टाइगर की जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर दूर से सुनाई दे जाती है। तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज डॉग कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन। जो डॉग्स है वो इजली पहचान लेते हैं कि वो यूरिन की स्मेल से इजली पहचान लेते हैं कि वो दूसरे डॉग का एरिया है या नहीं है। तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज नेम द एनिमल। एनिमल के नेम बताने। दैट टर्न्स इट्स हेड टू सी अराउंड। वो अपने चारों तरफ देखने के लिए अपनी नेक को, अपने हेड को टर्न करता है। वो कौन होता है, क्रोकोडाइल होता है। दैट कैन फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। वो जो ग्राउंड की वाइब्रेशन को फील करता है वो कौन होता है, स्नेक होता है। दिस इज किल्ड फॉर इट्स स्किन। इन एनिमल्स को स्किन के लिए किल किया जाता है। जैसे टाइगर है, डियर है, इनको स्किन के लिए किल कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज दैट कैन वार्न अबाउट द डेंजर बाय गिविंग अ वार्निंग कॉल। ये जो एनिमल है वो वार्निंग कॉल देते हैं जब भी कोई डेंजर होता है। जैसे कि लंगूर है, मंकी है, वो ट्री पे बहुत ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं और वो और एनिमल्स को वार्निंग कॉल देते हैं। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज हु आर पोचर्स। पोचर्स क्या होते हैं, पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड पोचर्स। वो लोग जो एनिमल्स को किल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पोचर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई डू बर्ड्स मूव देयर नेक ऑफन। जो बर्ड्स होते हैं वो बार बार अपनी नेक को मूव क्यों करती हैं। बर्ड्स मूव देयर नेक ऑफन टू सी द थिंग्स अराउंड देम एज देयर आईज आर फिक्स्ड एंड डोंट मूव। वो इसलिए जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी नेक को मूव इसलिए करती हैं क्योंकि उनकी आईज फिक्स होती है और वो मूव नहीं कर सकती, इसलिए अपने चारों तरफ देखने के लिए वो अपनी आईज को, अपनी नेक को मूव करती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होता है, द पार्ट ऑफ द बॉडी such as eyes, ear, nose, skin, tongue that we use to see, hear, smell, taste or feel things are called sense organ। वो हमारी बॉडी के वो पार्ट जो जैसे कि आईज है, ईयर है, नोज है, स्किन है, टंग है, जिनका यूज़ हम सुनने के लिए, देखने के लिए, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए और चीज़ों को फील करने के लिए करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ बर्ड्स गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट डेंजर। जो बर्ड्स होती है वो डेंजर के लिए वार्न करने के लिए अलार्म कॉल कैसे देती है। सम बर्ड्स हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट बर्ड्स ऑफ डेंजर। कुछ जो बर्ड्स होती है वो अलग अलग डिफरेंट डेंजर के लिए अलग अलग साउंड्स निकालती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई एंड और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड। इधर वो अलग अलग वार्निंग कॉल लेते हैं जब एनिमी स्काई से आ रहा होता है या फिर वो ग्राउंड से आ रहा होता है, दोनों के लिए अलग अलग वार्निंग कॉल देती है। नेक्स्ट इज राइट फ्यू फैक्ट्स अबाउट स्लोथ। स्लोथ के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने हैं। आप क्या है फैक्ट्स। फर्स्ट वन इज स्लोथ लिव फॉर अबाउट 40 years and is that in that time they move around only 8 trees। स्लोथ हमेशा 40 years तक वो उसका लाइफ स्पैन होता है और वो इस पूरे टाइम में केवल 8 ट्रीज के आसपास ही वो मूव करता है। वंस अ वीक इट ओनली कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। वो वीक में एक दिन ट्री से उतरता है और अपने आप को रिलीव करने के लिए वो ट्री से उतरता है, केवल एक दिन। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 hours ऑफ अ डे इन स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। वो अपने पूरे दिन के 17 hours स्पेंड करता है सोने के लिए और वो ट्री पर उल्टा लटक कर ही सोता है। ट्री के ब्रांच पर वो उल्टा लटक जाता है और पूरे दिन के 17 hours वो सोने में स्पेंड कर देता है। स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स। स्लोथ जिस ट्री पर सोता है, जिस ट्री पर रहता है, उसी की लीव्स को खाता रहता है। दे हैव अप टू 4 inches लॉन्ग क्लॉज यूज टू होल्ड ऑन टू ट्री ब्रांचेस। उसके जो क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, 4 inches के होते हैं, 4 inches लंबे होते हैं, जिससे वो ट्री के ब्रांचेस को इजीली होल्ड कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ। तो
हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं। आप देखिए, फर्स्ट, टू कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट वाइल्ड लाइफ स्पेशली देयर नंबर एंड ग्रोथ। उन्होंने वाइल्ड लाइफ के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसे कलेक्ट किया कि उनके कितने नंबर है, उनकी ग्रोथ कैसी है। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट हैबिटेट बाय प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। हैबिटेट मीन्स कि जो प्लांट्स है, ट्रीज है, उनका जो फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया है, जिससे हैबिटेट को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया है जिससे वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ फ्रॉम पॉल्यूशन एंड ऑल्सो फ्रॉम द नेचुरल हैजार्ड और डिजास्टर। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया है पॉल्यूशन से, और जो नेचुरल हैजार्ड्स आते हैं उनसे या डिजास्टर्स आते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने किया है। नेक्स्ट इज टू इम्पोज कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑन हंटिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। वो जितने भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वहाँ पर वाइल्ड लाइफ में कि कोई हंटिंग ना कर सके और कोई भी वाइल्ड लाइफ को हार्म ना पहुंचा सके, इसके लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया गया। नेक्स्ट इज टू डेवलप जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। उन्होंने बहुत सारे जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स को डेवलप किया है जिससे वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या करना है, राइट द नेम ऑफ द एनी 5 स्टेट्स अलॉन्ग विद देयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमें 5 स्टेट्स के नेम लिखने हैं उनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ में। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, ये हमारे उत्तराखंड में। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं घाना नेशनल पार्क। घाना नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्या है, रणथंबोर नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। आप कंचनजंगा नेशनल पार्क लिख सकते हैं, वो आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क लिख सकते हैं वो, या फिर बांदीपुर नेशनल पार्क लिख सकते हैं, वो कहाँ है, कर्नाटका में। काजीरंगा है आसाम में, ये भी आसाम में। तो इस तरीके से आप कोई भी 5 नेशनल पार्क के नेम्स और उनकी स्टेट्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर आपका चैप्टर तो फिनिश हो गया। आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय।